सभी को नमस्कार। खास तौर पे देश के युवाओं को मेरा अभिवादन। एक खास विषय इस समय देश में चल रहा है जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा देश के हर युवा तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस बात को समझने की कोशिश करे कि आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, कुछ समय पहले हम लोग भी ऐसे दौरों से गुजरे हैं, चाहे अपने कॉलेज डेज़ में या उसके बाद जब 2011 की बात किया जाए तो अन्ना आंदोलन आया, उस समय एक दौर आया, उस समय हम लोग उस दौर से गुजरे। तो आज भी एक ऐसा दौर है जिसमें कि चर्चा चल रही है देश में कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और नीट का पेपर ही नहीं, कुछ और भी पेपर लीक हुए हैं जिसको लेकर के कुछ आंदोलन भी चल रहे हैं। कुछ तथाकथित तौर पे देश के युवा भी इकट्ठा हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं क्लास में बच्चों का भी कुछ ओपिनियन ऐसा बनता है कि सर सोनम वांगचुक सर तो सही हैं, तो फिर इसके ऊपर क्या कहना है आपका। तो मुझे लगा कि इस विषय को लेकर के एक अच्छा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं पूरी बात को रख सकूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको स्पष्ट सामने दिख रहा होता है लेकिन फिर भी उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम लोग समझ सके, उसी के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात, विषय यह है, कहा गया कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो पहले तो मैं इसी पे ओपिनियन रखना चाहूँगा कि जो ये पेपर लीक हुआ, पहली बात निश्चित रूप से पेपर लीक होना गलत है, एकदम गलत है। मैं खुद अध्यापक हूं, मैं देखता हूं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करने के बाद, और नीट जैसा पेपर 2-2, 3-3 साल की तैयारी के बाद लोग पेपर देते हैं और उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया। और या फिर अगर कई बार पता भी नहीं चल पाया होगा, ऐसे भी केसेस अभी सुनने में आए कि एक एक परिवार कौन सा जो अभी इस बार पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व मिले, न्यूज़ में आ रहा था कि उसके परिवार के पिछले साल 3-4 लोग 5 लोग जो है इकट्ठा एक ही परिवार के लोग सेलेक्ट हो गए थे जिनकी हाई स्कूल और इंटर में मार्क्स बहुत खराब थे। तो जब ये सुनने में आता है कि ऐसे लोग जो इस लायक नहीं थे कि वो डॉक्टर बन पाते लेकिन वो डॉक्टर बन गए, तो पहली बात वो कैसा इलाज करेंगे। दूसरी चीज, जिन बच्चों के साथ इसको लेकर के गलत हुआ, भाई एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट था वो तो उस सीट तक नहीं पहुंच पाया ना, जिसने मेहनत की थी वो उस सीट तक नहीं पहुंच पाया, और एक गलत व्यक्ति अगर उस जगह तक पहुंच गया तो यानी पेपर लीक की जो व्यवस्था है इसको किसी तरीके से तो ठीक करना चाहिए। लेकिन अभी जो ये कॉकरोच पार्टी, तिलचट्टा पार्टी खड़ी हुई है, तो ये तिलचट्टा पार्टी की जो डिमांड है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटा देने मात्र से मुझे तो नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से पेपर लीक रुक जाएगा। अगर हम ऐसे ही सोचें कि किसी नेता, किसी मंत्री, किसी सरकार को बदल देने से इस टाइप की चीजें रुकती हों, तो मैं तो एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां खूब पेपर लीक हो रहे थे, जनता ने ये सब कुछ देखते हुए कांग्रेस की सरकार को हटा दिया और वहां पे भाजपा की सरकार बनवा दी। आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, क्या पेपर लीक रुक गए? नहीं रुकते हैं। तो ये इसका कोई तरीका ही नहीं है, ये कोई इसकी वजह ही नहीं है कि आप कहें धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए। और अगर इन तिलचट्टों से पूछो कि भैया इसके आगे क्या, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर अगर आप पूछेंगे तो आप कह देंगे ये जो है ये गोदी मीडिया के लोग हैं, ये मोदी भागते हैं, ये अंध भागते हैं, ये फलाना है ढिकाना है, तुरंत शुरू हो जाएंगे। अरे भाई लॉजिकल तरीके से बात करो ना। अगर तुम्हारे पास ब्रेन है तो ये बात बताओगे इस व्यक्ति को हटाने से किस तरीके से पेपर लीक रुकेगा? नहीं रुक सकता है। कांग्रेस को की पार्टी को हटा देने से, आज वहां पे भाजपा की सरकार बना देने से तो नहीं रुका ना। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि भाजपा के इस मंत्री को हटा दिया जाए, और अगर इस मंत्री को हटा दिया जाएगा तो कल चालू हो जाएंगे नरेंद्र मोदी को हटाओ, अच्छा इससे भी नहीं हुआ ना काम, अब नरेंद्र मोदी को हटाओ। तो साफ समझ में आता है कि आपका एजेंडा कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं। जैसे कि 2011 में जो अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, मैं देश के युवाओं को कुछ इतिहास में ले जाके बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझिए। हम लोग भी उस समय जो है भावनाओं में बह गए, हमको लगा कि हाँ भाई देश में से भ्रष्टाचार हटाना, ये तो एकदम सही बात कह रहे हैं ये लोग, देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और कुछ नई परिपाटी शुरू होनी चाहिए। उस समय केजरीवाल खड़े हुए, केजरीवाल ने कहा कि भाई जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो उससे सारी कुछ चीजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हम लोग भी युवावस्था में थे उस समय, हम लोग को लगा कि एकदम सही बात है। अन्ना आंदोलन में हम लोग भी लग गए, बढ़ चढ़ के हम लोगों ने काम किया। बढ़ चढ़ मतलब यहाँ की स्थिति मैं आपको बताऊं, मैं अपनी चलती चलाती कोचिंग बंद करके मैं दिल्ली चला गया था जिस समय आम आदमी पार्टी बनी, और उसके पहले अन्ना आंदोलन कानपुर में और यूपी में बहुत अच्छे से हम लोगों ने अन्ना आंदोलन को जो है उसके लिए लड़े। हम लोग गली गली से तिरंगा लेके निकले। आज तो उतने युवा दिख भी नहीं रहे सड़कों पे। 2011 में जिस तरीके से गली गली से तिरंगा लेके लोग निकले थे, जिस उत्साह के साथ लोग निकले थे, लोगों को लगा था कि एकदम देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और बाद में क्या हुआ? बाद में यह हुआ कि अन्ना हजारे तो कहीं पीछे छूट गए, जन लोकपाल बिल कहीं पीछे छूट गया, और उसके पीछे से निकल के आया एक तिलचट्टा। वो कौन तिलचट्टा था? वो तिलचट्टा निकल के आया अरविंद केजरीवाल। और उसने क्या किया? तिलचट्टे ने चाटना चालू कर दिया। किस चीज को? दिल्ली को और देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को चाटना चालू कर दिया। और क्या करना लगा? वो करने लगा कि उसको देश की सत्ता चाहिए थी। पहले उसको सीएम बनना था, आज उसको पीएम बनना है। तो पीएम बनने के लिए नए तिलचट्टों को खड़ा कर रहा है।
तो इसलिए उस समय उसको सीएम बनने का वो था कि उसको सरकार बनानी है। सरकार में आके क्या किया उसने, पहले तो कहता रहा कि हमें ना तो गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए, और सरकार में आते ही क्या किया उसने, सरकार में आने के बाद अपने लिए बना लिया वो शीश महल, बड़ा लंबा चौड़ा सा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवा लिया। और जनता को क्या किया उसने, दिल्ली की जनता को जो है दारू के दलदल में ढकेलने की पूरी जुगाड़ में लग गया कि जो ठेकेदार मिले, जो कोई कंपनी मिल रही है, जाओ भैया दिल्ली को कूड़े में ले जाओ, हमें दलाली मिलनी चाहिए। और यह काम किया अरविंद केजरीवाल ने। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते उठाते वो आदमी दारू दलाल बन गया। एक दारू पे दूसरी दारू दे दो, है ना, रात में कितने बजे तक भी दारू बिकवा दो, मोहल्ले के अंदर दारू का ठेका खुलवा दो, स्कूल के सामने दारू का ठेका खुलवा दो, जो मन करे दिल्ली को दारू नगरी बना दो। उसको उससे कोई लेना देना नहीं, उसको इस बात से मतलब रह गया था कि उसको दारू की दलाली मिलनी चाहिए। ये है सच्चाई उस अन्ना आंदोलन की जिसके लिए हम लोग लड़े थे, और उसके बाद ये हुआ। इसलिए मैं आज के युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोनम वांगचुक के नाम पे जो ये लोग भावनाएं खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सोनम वांगचुक सही है गलत है, मैं उनके पीछे नहीं जाना चाहता हूं। वो 3 इडियट्स उनके ऊपर बनी नहीं बनी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूं। बहुत सारी रील्स उसके ऊपर आई हुई है, क्या सोनम वांगचुक की सच्चाई है, और 3 इडियट्स किस पिक्चर में बनी। आमिर खान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो जानते भी नहीं थे सोनम वांगचुक को, खैर वगैरह। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, सोनम वांगचुक अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। बहुत सारे ऐसी भारत विरोधी शक्तियां हैं जिनको ये लगता है कि भारत उनके हिसाब से चलना चाहिए। डीप स्टेट बैठा हुआ है, वो चाहता है भारत उसके हिसाब से चलना चाहिए, और भारत उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। और जब जब उनको लगता है तो उन्हें 2 काम करने होते हैं। पहली चीज, एक ऐसे व्यक्ति को सामने रखो जिससे कि देश की आम जनता की भावनाएं जुड़ सके। जैसे कि 2011 में अन्ना हजारे जी को लाके रखा गया, आज सोनम वांगचुक जी को सामने लाके रखा गया। तो पहला काम, ऐसे व्यक्ति को सामने रखो जो भोला भाला सा सरल व्यक्ति हो, जिससे देश की लोगों की भावनाएं जुड़ सके। दूसरा काम, कुछ शातिर और महामक्कार टाइप के लोगों को जो है उसकी चौकड़ी में शामिल कर दो, जिनका काम है कि उसको मैनेज करें। और वो उस समय केजरीवाल टाइप के धूर्त और मक्कार लोग लगे थे, आज ये नए तिलचट्टे लगा दिए गए। इनका काम क्या है, ये जो है इस पूरी चीज को, पूरी चौकड़ी को मैनेज कर रहा है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी, मतलब अपने फेसबुक पे एक वीडियो भी डाला है, जो अभिजीत दीप के पहले कहता था कि हमें एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो डिंपल यादव को भी अपने मंच पे जगह देता है, वो जो चंद्रशेखर रावण जो है उसको भी जगह देता है, वो अरविंद केजरीवाल को भी जगह देता है, वो लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को भी अपनी मंच पे जगह देता है। वो उसका एक जो कौन दाहिया भैया है वो उस पर डिस्को डांस कर रहा है। सारा कुछ जो है काम इस तरीके का चल रहा है। तो मैं देश के युवाओं को सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। ये केवल मुखौटा लगाया जाता है कि अच्छे व्यक्ति को सामने लाओ, और इसके बाद किसी भी प्रकार से ये इनके एक ऐसा मुद्दा खड़ा करो, कोई एक ऐसा मुद्दा लाओ, एक अच्छा भोला भाला व्यक्ति और एक भोला भाला मुद्दा और एक शातिर लोगों की टीम, ये 3 चीजें जो है ये लोग खड़ा करते हैं। तो भोला भाला चेहरा उस समय भी लाया गया, अन्ना हजारे, भोला भाला मुद्दा लाया गया भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार से सब लोग जुड़ जाएंगे, और तीसरी एक शातिर टीम थी अरविंद केजरीवाल। वही काम आज हो रहा है, वही काम एग्जैक्टली आज हो रहा है। सोनम वांगचुक भोले भाले चेहरे, इसके बाद भोला भाला मुद्दा की नीट को जो है ठीक किया जाए, और फिर तीसरा जो है ऐसे शातिर लोगों की टीम। अब मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा नीट के विषय पे। नीट का अगर वास्तव में दुरुस्त करना है तो क्या करना चाहिए, मैं सरकार को भी कुछ इसके ऊपर अपनी बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं। देखिए, पहली बात, आज नीट के पेपर में लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर का फॉर्म भरा था, और लगभग 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब 20 लाख बच्चे किसी पेपर में बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सोचिए, और वो ऑफलाइन पेपर हो रहा है, वो ऑफलाइन पेपर हो रहा है। ऑफलाइन पेपर का मतलब कागज में पेपर छप के आ रहा है और सेंटर्स में बट रहा है, बच्चों को पेपर मिल रहा है, उस पेपर को पढ़ते हैं, और उसके बाद वो OMR सीट को जो है उसको रंगते हैं इस आधार पे, और फिर OMR सीट की चेकिंग होती है और सारी कुछ चीजें होती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जिसमें 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और आप ये समझिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, उधर नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक पूरे भारत में पेपर कराया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो है सेंटर्स होंगे, और न जाने कितने लोग पेपर बनने से लेके और पेपर होने तक, और फिर इसके बाद OMR सीट जाने और OMR सीट की चेकिंग होने से लेके रिजल्ट बनने तक हजारों की संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी तरीका ऐसा नहीं है
कि ऑफलाइन पेपर को इतनी बड़ी संख्या में अगर कराया जा रहा है तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि इसको पूरी तरीके से सिक्योर्ड वे में कराया जा सके। क्योंकि आप मान लिया कि 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, कहा जाता है कि शायद 2 सेट छपते हैं, मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाता, 2 पेपर छपते, 3 छपते हैं या एक ही छपता है, एक भी छपता है तो 20 लाख पेपर तो छपेंगे ना भाई। अब 20 लाख पेपर छपे, मैं कह रहा हूं मान लो दिल्ली में किसी सेंटर पे छपवाए गए, अब वहां से छपवाने के बाद पूरे देश में बंटवाना है। कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 दिन पहले तो आपने छपवा ही लिया होगा, उसके बंडल बनवा दिए होंगे, उसके डिब्बे बन गए होंगे, उसके गत्ते बन गए होंगे, और इसके बाद जगह जगह जहां जहां कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जहां तक आपको बंटवाना है, जिन जिन शहरों में बंटवाना है, जिन जिन सेंटर्स पे पेपर पहुंचाना है, उन जगहों पर पहुंचा दिया गया होगा। न जाने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, हजारों की संख्या में लोग इस पूरे काम में इन्वॉल्व होंगे पेपर को कराने में। अब किस समय कौन सा व्यक्ति इसमें से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा और वो बिक जाएगा, कैसे तय किया जाए, कैसे रोका जाए? तो रोकना बहुत मुश्किल है। मेरा सरकार को कहना है 2 इसमें काम करने चाहिए। पहला काम, पहले तो इतने सारे कैंडिडेट जो बैठ रहे हैं, इन कैंडिडेट्स की संख्या घटाई जा सकती है। बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। अभी क्या हो रहा है, नीट के पेपर के माध्यम से आप चाहे डॉक्टर बन रहे हो या आप नर्स बन रहे हो, दोनों ही लोगों को यही पेपर देना होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर और एक नर्स दोनों के लिए प्रवेश परीक्षा जो ली गई, एंट्रेंस एग्जाम, दोनों का सेम चल रहा है? अरे भाई, इंजीनियरिंग में तो ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा बीटेक करने जा रहा है या बच्चा डिप्लोमा करने जा रहा है और दोनों का सेम पेपर जो है जेई का पेपर करा लिया जाए और उसी से हम डिप्लोमा भी दे देंगे और उसी से हम जो है उसको बीटेक की डिग्री भी दे देंगे। ये तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसी तरीके से नीट में ऐसा क्यों किया जा रहा है कि डॉक्टर बनना हो या नर्स बनना हो, दोनों को वही काम करना है। आप एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस करने जा रहे हो, आप वेटनरी के डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप आयुर्वेद के डॉक्टर बनने जा रहे हो, या आप नर्स बनने जा रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल लाइन में जाना चाह रहे हो, सबको नीट का पेपर देना है। मेरा सरकार को स्पष्ट कहना है, आप 2 प्रकार के पेपर कराइए। एक जो वास्तव में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वो डॉक्टर चाहे एलोपैथी से बने, चाहे वो आपका आयुर्वेद से बने, चाहे होम्योपैथी से बने, या पशुओं का डॉक्टर बने, इनको जो है आप एक कैटेगरी में रखिए और उनका एक पेपर कराइए। और जो नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल इस टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं, उनका दूसरा पेपर होना चाहिए। उनको दोनों को अलग करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 किलो का जो पहलवान है, 50 किलो वाले पहलवान को हम 80 किलो वाले पहलवान के साथ ही लगवा दें, एक ही रिंग में दोनों को लड़वाएं। ये मुझे तो नहीं लॉजिकल लगता है। तो पहली चीज, इन दोनों चीजों को अलग अलग करिए। डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा अलग, नर्स और डिप्लोमा और दूसरी जो चीजें हैं उनके लिए अलग, पहला काम। दूसरी चीज, ये पूरे पेपर को ऑनलाइन करवाइए ताकि केवल 10, 15, 20 लोग इन्वॉल्व हो उस पेपर को बनाने से लेके वेबसाइट या जो भी पोर्टल आप बनाते हैं उस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। भाई वो जो 15 लोग, 20 लोग होंगे पेपर को बनाने से लेके टेक्निकल वे में उसको करवाने के लिए, अपलोड कराने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए कि 18 मई की सुबह 9 बजे पेपर होना है, तो आप 8:45 बजे उस एप्लेट के उस जो भी आप वेबसाइट या जिसके माध्यम से वो करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस पे पेपर आप 8:45 बजे अपलोड करिए। तो पेपर जब लोगों के हाथ में पहुंचेगा ही नहीं तो फिर वो लीक होगा कहां से? तो इसलिए आपको पहले तो लोगों की संख्या, कैंडिडेट की संख्या को घटाना है, और दूसरी चीज, इस पेपर को कम लोगों के हाथ में पहुंचे इसकी व्यवस्था करनी है। और इसके लिए ऑनलाइन पेपर ही एकमात्र तरीका है कि लोगों के ना पेपर छपना है, ना पेपर बटना है, ना लोगों के हाथ में जाना है, ना सेंटर्स तक पेपर एकदम प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में वो पहुंचेगा कि कोई उसमें से फोटो खींच ले, कोई कुछ कर ले, किसी तरीके से वो जाना ही नहीं है। वो जो 15 लोग रेस्पॉन्सिबल हैं पेपर बनाने से, उसकी टेक्निकल चीज को ध्यान देने के लिए, वो 15 लोगों को आप दिल्ली में एक जगह बैठा सकते हैं। वो 1-1.5 महीने वहीं पे रहें, एक सेंटर बना दीजिए, उनको बाहर जाना ही नहीं है, उनके पास कोई दूसरा गैजेट होगा ही नहीं कि वो पेपर किसी तरीके से बाहर जा सके। ठीक, तो इस तरीके से जब किया जाएगा तब इस पेपर को हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो पेपर लीक ना होने पाए। अब प्रश्न ये उठता है, जितना ये तिलचट्टा वर्क चल रहा है इस समय, तिलचट्टा पार्टी, इनमें से किसी ने भी क्या इस विषय पे चर्चा की कि इस पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? नहीं, क्योंकि उनका ये फोकस ही नहीं है, उनकी ये मंशा ही नहीं है। जैसे केजरीवाल बाद में जन लोकपाल बिल भूल गया, उसी तरीके से इनको भी नीट पेपर को के लीक को रोकने से मतलब नहीं है। आज जो देश का युवा वास्तव में देश के हित में सोचता है, आज उस युवा की अगर बात की जाए तो वो युवा जो है रॉकेट उड़ा रहा है।
अभी आपने 18 जुलाई की बात सुनी होगी, स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक स्टार्टअप है जो कि भारत के 2 युवाओं ने स्टार्ट किया था और अब तो बहुत सारे युवा उनके साथ काम कर रहे हैं। पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका, इन लोगों ने स्टार्ट किया। एक IIT खड़गपुर का बच्चा था, एक IIT मद्रास का बच्चा था। दोनों निकलते हैं अपने, पहले इसरो में जॉब कर रहे थे, इसरो से बाहर निकलते हैं, वो अपनी एक कंपनी लॉन्च करते हैं 2018 में। और इसके बाद उस समय अगर देखा जाए तो मार्केट भी ओपन नहीं थी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी स्टार्ट किया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया और आज देखिए क्या है, तिरंगा वो अंतरिक्ष में लहरा रहे हैं। तो जो देश का युवा जिस पे हमें गर्व करना चाहिए वो हैं, ना कि वो तिलचट्टे जो आज जो है संसद भवन के सामने नौटंकी कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये चाहते ही नहीं है नीट पेपर को की लीक को रोकना, ये केवल उनका जो विपक्ष की हताशा है, ये उसका प्रकटीकरण है। क्योंकि विपक्ष मोदी जी को हरा नहीं पा रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि जैसे नेपाल या बांग्लादेश में कुछ हो गया वैसा ही भारत में ये कुछ कर लेंगे इन तिलचट्टों के ऊपर चढ़ के। तो ये एक्चुअली आपको देश के युवाओं को समझना होगा कि ये रिपीटिशन है। जो ये समझ लिया कि केजरीवाल अध्याय 2, केजरीवाल अध्याय 1 फेल हो चुका है, दिल्ली की जनता ने उनको हरा दिया, तो अब इनको लग रहा है कि कुछ नया खड़ा करना चाहिए, तो इन्होंने नया खड़ा करने की ये कोशिश की है। तो देश की जनता को, देश के युवाओं को खास तौर पे समझने की जरूरत है कि जो दिल्ली की जनता भुगती 10 साल, आप दोबारा देश को उस तरफ ना ढकेलें। नहीं तो सोचने की बात है कि इनका, और कई नेता इनके बोल भी रहे कि अब अगला नारा जो होगा वो नरेंद्र मोदी को, अभी तक नारा था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, अब नारा होगा कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को हटा दे, किसको प्रधानमंत्री बना दे? नरेंद्र मोदी को हटा दे, हम किसको प्रधानमंत्री बना दे? वो पप्पू को प्रधानमंत्री बना दे या उस दारू दलाल केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दे? कोई इनके पास वो नहीं है। या वो जो है टोटी, नाम नहीं लेना चाहता हूं, छोड़ो, ऐसे लोगों को हम सरकार में ला दे जो जनता के द्वारा नकारे हुए हैं, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना रखा था। क्या ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना दें? हैं? या हम देश आज अच्छी तरीके से चल रहा है? चूंकि आज भारत डीप स्टेट के इशारों पे काम नहीं करता है। हमारा मन करेगा हम रूस से तेल खरीदेंगे, हमारा मन करेगा हम फ्रांस से राफेल खरीदेंगे, हमारा मन करेगा तो हम अमेरिका से भी सामान खरीदेंगे। जो हमारा मन करेगा, जो हमारे देश के हित में होगा, हम वो काम करेंगे। और इसीलिए डीप स्टेट को यह बात अखर रही है और ये डीप स्टेट को यह बात पच नहीं रही है। तो जिस तरीके से डीप स्टेट ने ही बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया था, नेपाल को डिस्टेबलाइज किया था, उसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर दे। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि भारत वो छोटा सा नेपाल या बांग्लादेश नहीं है। हमारा जो ये उत्तर प्रदेश है ना, अगर इसी को देख लिया जाए तो इसके अंदर अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, आपको बता दूं इस समय वर्तमान में पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ के आसपास है। और नेपाल की आपको पॉपुलेशन बता दूं 2.96 करोड़। बांग्लादेश की पॉपुलेशन लगभग 17.78 करोड़। यानी अगर हम बात करें तो यूपी में 1.5 बांग्लादेश समा जाएगा, 1.5 बांग्लादेश उत्तर प्रदेश मात्र में। और अगर हम नेपाल को गिने तो 8.5 नेपाल हमारे इस उत्तर प्रदेश में समा जाएगा। ऐसे 28 राज्य हैं हमारे पास और 8 केंद्र शासित राज्य। उस भारतवर्ष को तुम डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरीके से, तो यह हो ना पाएगा। खैर, इनको तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वीडियो बना रहा हूं देश के युवाओं को समझाने के लिए, आप समझ सके और इनके इस बहकावे में, इनकी इन भावनाओं में मत आइए। जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करिए, जो विषय है उसको सही से रखिए। नीट पेपर लीक रुकना चाहिए तो उसकी सही बातों को रखिए, इन तिलचट्टों के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप तक आपको ये बात समझ में आई होगी और इस विषय को, इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, सरकार तक भी बात पहुंचे कि सरकार को क्या करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है। और जैसा सुनने में आ रहा है शायद 2027 से नीट का पेपर भी ऑनलाइन कराए जाने का विचार चल रहा है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आज जेईई का पेपर लीक नहीं होता है तो नीट का भी पेपर लीक ऐसे ही रोका जा सकता है, किसी मंत्री या सरकार को हटा के नहीं, और अपनी सरकार हटा के हम गधों की सरकार बनवा दें तो ये नहीं होना है। जय श्री राम। मुझे लगता है बात आप तक पहुंची होगी।